O109 हिंदी। अध्याय 581 ठोस आत्मा। एवरलास्टिंग ब्लेज एवरलास्टिंग एलिमेंट सीरीज से एक टोटेम आर्टिफैक्ट है जो मेरे पास मौजूद टोटेम आर्टिफैक्ट की सूची में चौथे स्थान पर है। एवरलास्टिंग एलिमेंट में कुल 16 टोटेम आर्टिफैक्ट हैं और वे 5 तत्वों और उनकी विविधता की ओर संरेखित हैं। एवरलास्टिंग ब्लेज एक शक्तिशाली टोटेम आर्टिफैक्ट है और सोफिया के लिए बहुत उपयुक्त है। पूरी आग में धधकती हुई फ्लेवर थी। अगर वह इस टोटेम आर्टिफैक्ट को तैयार करने में सक्षम होती तो यह उसके बूस्ट को बहुत बढ़ावा देता। ये टोटेम कलाकृतियां, विशेष रूप से शीर्ष 10 में शामिल कलाकृतियां, शक्ति वृद्धि से भी अधिक देती हैं। इनकी उपयोगिता उच्चतर स्तरों पर दिखाई देती है। जरूर। और रैना, आपको कौन सा टोटेम आर्टिफैक्ट चाहिए? मैंने रैना से पूछा, जो गहरे विचारों में डूबी हुई लग रही थी। सवाल सुनकर वह थोड़ी चौंकी, लेकिन जल्दी से जवाब नहीं दिया, जैसे कोई कठिन निर्णय ले रही हो। इफेमरल ग्लेज, रैना ने कुछ समय बाद आखिरकार कहा। मैं उसके चयन से दंग रह गया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी बहन की तरह एवरलास्टिंग सीरीज से एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट में से ही कुछ चुनेगी, लेकिन वह बिल्कुल इसके विपरीत चाहती थी। अल्पकालिक ग्लेज गुणों में अनंत ज्वाला के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन परिभाषा में भी। शाश्वत का अर्थ है हमेशा के लिए रहना, जबकि अल्पकालिक का अर्थ है क्षण भर के लिए। इफेमेरल श्रृंखला को छठा स्थान मिला है, लेकिन यह एवरलास्टिंग श्रृंखला जितनी ही शक्तिशाली है, बस यह अपने तरीके से शक्तिशाली है, और यह इसके उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वे आर्टिफैक्ट से कितनी शक्ति लाए हैं। ये नियम की दो शक्तियों के समान है। हत्या का नियम और सनफायर नियम दोनों ही द्वितीय स्तर के शीर्ष नियम हैं, लेकिन सनफायर विशुद्ध रूप से आक्रामक नियम है, जबकि हत्या इंद्रियों पर केंद्रित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हत्या का नियम सनफायर नियम से कमजोर है। दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली हैं और उनकी वास्तविक शक्ति को सामने लाना उनके उपयोग पर निर्भर करता है। मैंने भौतिक पैड निकाला और उनके द्वारा चुने गए टोटेम कलाकृतियों का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया। मुझे जो टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट मिला था, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं खींचा जा सका, अन्यथा वह जल जाएगा। न केवल मेरे पास मौजूद टोटेम आर्टिफैक्ट्स, बल्कि सामान्य आर्टिफैक्ट्स भी नहीं खींचे जा सके, अन्यथा वे सिस्टम को जला देंगे। किसी कारण से जटिल रूनिक संरचना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तब भून देती है जब इसे उन पर खींचा जाता है। इसका कारण यह है कि सिस्टम बहुत नाजुक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मजबूत है तो ये जटिल रूनिक संरचना के दबाव को झेल सकता है। आपके पास जो प्राकृतिक खजाना है, वो टोटेम कलाकृतियों के लिए मुख्य सामग्री के रूप में काम आ सकता है, लेकिन इसके लिए जिन अन्य चीजों की आवश्यकता है, वे भी दुर्लभ और महंगी हैं, मैंने कहा और प्रतियां सौंप दी। इन प्रतियों में टोटेम ब्लूप्रिंट और उसे तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची शामिल है, जिसमें उस सामग्री के पूरक भी शामिल हैं। freewebnovel.com। ठीक है, अब मैं चलता हूं, मैंने उनसे कहा। वे मेरे द्वारा दी गई प्रतिलिपि को पढ़ने में व्यस्त हैं। मिशेला, रुको, रैना ने कहा, और उसने अपने स्टोरेज से एक छोटी पारदर्शी बोतल निकाली और मुझे दे दी। यह मेरे लिए बहुत बेकार है, लेकिन यह तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है। मैंने अपने हाथ में हथेली के आकार की बोतल देखी। उसके अंदर अंगूठे के आकार का एक ग्रे पत्थर है। बस इसे देखकर मुझे सिहरन हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये ग्रे पत्थर एक ठोस आत्मा है, जो दूषित आत्मा तरल की तुलना में कम से कम हमारे महाद्वीप में बेकार है। दूषित आत्मा द्रव को शुद्ध करना और उसे शुद्ध आत्मा द्रव बनाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन ठोस आत्मा को शुद्ध करना बेहद कठिन है। हमारे महाद्वीप में तरल आत्मा को शुद्ध करने के तरीके हैं, लेकिन ठोस आत्मा को नहीं, और भले ही कोई जानता हो कि ठोस आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाए, वे ऐसा नहीं करेंगे, खासकर जब यह नाइट स्टेज इवॉल्वर से आता है। चूंकि इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी और संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए यह इसके लायक नहीं है, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरे पास इसके लिए सैकड़ों तरीके हैं। फिर भी मैं इस ठोस आत्मा को पाकर बहुत खुश हूं, क्योंकि जब रैना ने इस सॉलिडिफाइड सोल को बाहर निकाला तो एशलिन लगभग इसके लिए नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वह इसे बुरी तरह से खाना चाहती थी। अगर उसने खुद उससे नियंत्रण करने के लिए नहीं कहा होता, वह इस पर कूद पड़ती। धन्यवाद, मैंने कहा और सॉलिडिफाइड सोल को अपने स्टोरेज में रख दिया और उनकी बालकनी से बाहर कूद गया। चबाओ चबाओ चबाओ। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, एशलिन मुझ पर चहकने लगी, उस ठोस आत्मा की मांग करने लगी। ले लो, मैंने कहा और अपने भंडार से ठोस आत्मा निकालकर उसे दे दी, और उसने किसी तरह ठोस आत्मा का वह टुकड़ा खा लिया, जो मेरे अंदर जाने से पहले उसके सिर से थोड़ा बड़ा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अज़रात क्रिस्टल प्राप्त कर पाऊंगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा जब मैंने अपने हाथ में छोटे रंगीन क्रिस्टल को देखा।
ये क्रिस्टल तटस्थ संरेखन का है और प्राकृतिक खजानों में काफी दुर्लभ है। मैं इसे अपने अपार सौभाग्य से प्राप्त करने में सक्षम था। टोटेम आर्टिफैक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था वह सूची में नंबर 3 पर है और यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। फिर भी मैंने इसे तैयार करने का सपना नहीं देखा था क्योंकि इसके लिए एक प्राकृतिक खजाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जब मुझे प्राकृतिक मिल गया है तो मैं अन्य दुर्लभ सामग्रियों को इकट्ठा कर सकता हूँ। उनके बारे में सोचते ही मेरा सिर दुखने लगता है। अन्य सामग्रियां प्राकृतिक खजानों के स्तर की नहीं है, लेकिन वे बहुत दुर्लभ और महंगी हैं। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं शक्तिशाली टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए अपना सब कुछ खर्च करने को तैयार हूं और मेरे पास समय भी है। मैं अभी लेफ्टिनेंट चरण के प्रारंभिक स्तर पर हूं और मैं लेफ्टिनेंट चरण के किसी भी स्तर में टोटेम आर्टिफैक्ट तैयार कर सकता हूं। इसलिए एक मौका है कि जब तक मैं लेफ्टिनेंट चरण के शीर्ष स्तर तक पहुंचूंगा मैं टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र करने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे सारा को फोन करना है, फिर गिल्ड में जाकर छुट्टी के लिए आवेदन करना है और मिडजोन में स्थानांतरित होना है और यह सब करने से पहले गिल्ड चैलेंज को पूरा करना है। इसके बाद मुझे ग्रिम मॉन्स्टर्स के शरीर से मैना क्रिस्टल्स का उपयोग करना है और जुड़वा बच्चों से ग्रिम मॉन्स्टर्स के भंडार को साफ करने में मदद करने के लिए कहा है और फिर मेरे पास जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें बाजार में उन सामग्रियों के बदले में बेचने के लिए कहा है जिनकी मुझे अपने टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए आवश्यकता है। मैं कम से कम आज तो सो जाऊंगा और कल तो सब कुछ हो ही जाएगा, लेकिन अपनी सूची पर काम शुरू करने से पहले मुझे नहाना और खाना भी है। मैं थोड़ा सोना भी चाहता था क्योंकि मैं सिर्फ 4 की नींद ही ले पाया था, लेकिन रात तक मेरे पास सोने का समय नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले नहाने चली गई और खाना बनाने से पहले थोड़ा स्नान किया। मैं बाहर से भी ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन उनके पास औषधीय मॉन्स्टर्स नहीं थे। मुझे औषधीय ऊर्जा की एक दैनिक खुराक की आवश्यकता है क्योंकि यह न केवल चमत्कारी फल ऊर्जा के लिए उत्कृष्ट भोजन है, यह एक अनोखी चीज भी है जो मेरी उपचार शक्ति को बढ़ा सकती है और इसके व्यसनी स्वाद को भी नहीं भूल सकती। मैंने अभी खाना बनाना शुरू ही किया था कि तभी मेरी नज़र कुछ ऐसी पड़ी जिसे देखकर मैं खुशी से अपनी आंखें बंद करने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैंने एशलिन को भ्रष्ट ठोस आत्मा खिलाई थी तो मैं भी इसका शिकार हो जाऊंगा। 1 सेकंड पहले जब मैं खाना बना रही थी मैंने देखा कि मेरी आत्मा में बदलाव हो रहा है। मेरी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि शुद्ध आत्मा शक्ति मेरी आत्मा के साथ धीमी गति से विलीन हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अंततः इसे महसूस करने में सक्षम हो गई क्योंकि इसने मेरी आत्मा को सक्रिय रूप से प्रभावित किया। एशलिन ने उस ठोस आत्मा को खा लिया था जो बहुत भ्रष्ट थी और अब वह मुझ में थोड़ी सी आत्मा शक्ति स्थानांतरित कर रही है और यह अत्यंत शुद्ध है। इसमें अशुद्धता या भ्रष्टता का एक कण भी महसूस नहीं किया जा सकता। मैं ये भी कह सकता हूं कि एशलिन द्वारा मुझ में स्थानांतरित की जा रही आत्मा ऊर्जा की शुद्धता का स्तर मेरी आत्मा की शुद्धता से कहीं अधिक है। ऐसा लगा कि एशलिन द्वारा मुझे दी जा रही यह शुद्ध ऊर्जा एक साफ जलधारा में मिल रही है जो एक नदी में मिल रही है जिसमें पीने लायक गुणवत्ता वाला पानी नहीं है। यही दोनों के बीच का अंतर है। अंगूठे के आकार की ठोस आत्मा में काफी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा होती है। कम से कम इसमें 3 से 5 नाइट अवस्था वाले प्राणियों की आत्मिक ऊर्जा होती है जो कि बहुत अधिक होती है। मुझे आश्चर्य है कि एशलिन मुझ में कितनी आत्मिक ऊर्जा स्थानांतरित करेगी। खाना बनाना शुरू करने से पहले मैं कुछ देर तक ऊर्जा महसूस करती रही। यदि आज मुझे इतने सारे काम नहीं करने पड़ते तो मैं निश्चित रूप से अपनी प्रगति पर नजर रखती, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास समय नहीं था। मैं खाना बनाती रही और एशलिन मुझ में आत्मिक ऊर्जा स्थानांतरित करती रही और ऐसे ही समय बीतता गया। आत्मा शक्ति का संचार 1.5 घंटे तक चला, लेकिन मुझे जो आत्मा शक्ति मिली वह अविश्वसनीय है। मुझे वह आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है जो सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के लगभग 2 एमेथिस्ट सील के बराबर है। ये बहुत बड़ी प्रगति है। इससे न केवल मुझे अपनी नियम शक्तियों का अधिक सुचारू रूप से उपयोग करने और अपने शरीर में अधिक गुप्त ऊर्जा लेने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे मुझे अपने भावर कवच को और भी अधिक सघन बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे मेरी ताकत बढ़ेगी। चबाओ चबाओ। एशलिन ने जैसे ही मुझ में आत्मिक ऊर्जा स्थानांतरित करना समाप्त किया, वह मेरे अंदर से बाहर आ गई और पहले से ही रखी मेज पर खाना खाने लगी। मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। तो तुम्हें अंततः मुझे वापस कॉल करने का समय मिल ही गया, सारा ने कहा। मैं उसके छोटे से उभार को देख सकता था और जान सकता था कि वह काफी गुस्से में है। कल जब मैं रुइन से लौटा तो मैंने अपने सभी दोस्तों की तरह उसे भी संदेश भेजा था और कुछ घंटे पहले जब मैं सोफिया के घर पर था
तो उसने मुझे कई बार फ़ोन किया था, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी तुम्हारी कॉल मिस नहीं करता, बस रैना के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मैंने कहा। सारा का गुस्सा काफ़ी जल्दी ही भड़क गया। अगर मैंने उसे कारण नहीं बताया, तो वह पूरी बातचीत के दौरान गुस्से में रहेगी, जो मैं वास्तव में नहीं देखना चाहता। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उसे विस्तार से बताना शुरू किया कि क्या हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया था तो मुझे काफ़ी राहत मिली। अब वह ठीक है ना? उसने पूछा। हाँ, अब वह ठीक है, मैंने उत्तर दिया। तुम गिल्ड में नहीं गए हो, है ना? उसने पूछा। हमारे द्वारा चुने गए मिडज़ोन को जोड़ना याद रखना, जैसे ही मुझे पुष्टि मिल जाएगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। उसने कहा। जब हम खंडहर में थे तो हमने तय कर लिया था कि हम किस मध्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और मुझे आश्चर्य हुआ जब सोफिया ने कहा कि वह भी उसी मध्य क्षेत्र में जाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसका भाई भी वहां गया था। इसलिए यदि सब कुछ ठीक रहा तो सारा और मैं एक ही मिडज़ोन में जाएंगे। जब मैं ये सोचता हूं तो मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह पाता। freewebnovel.com। बेशक हम एक ही मिडज़ोन में जा रहे हैं, मैंने कहा। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरे चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान उभर आए। हमने 15 मिनट तक और बात की, और मैंने उससे बताया कि मुझे रिवॉर्ड कोड से क्या मिला, और उसने भी मुझे बताया कि उसे क्या मिला था, और यह सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया और मुझे बहुत जलन हुई। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे टेस्ट से मुझे जो इनाम मिला है, वह मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए है, क्योंकि उसका इनाम और मेरा इनाम एक दूसरे के लिए एकदम सही है, और कई लोगों को यह इनाम पाने की उम्मीद थी। तभी मैंने उससे बताया कि मुझे क्या मिला है। वह सचमुच खुशी से उछल पड़ी, जबकि मुझे खुशी और ईर्ष्या दोनों महसूस हुई। उसने तीसरी परीक्षा भी पास कर ली, और उसे जो पुरस्कार मिला उसे मोल्ड कहा गया। मोल्ड एक रहस्यमयी चीज है जिसे सीधे टोटेम आर्टिफैक्ट में गढ़ा जा सकता है। मोल्ड के साथ उसे कोई भी सामग्री या कुछ भी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसके पास टोटेम ब्लूप्रिंट है। वह कोई भी आर्टिफैक्ट बना सकती है। उसे सांचे पर टोटेम कलाकृति उकेरनी होगी और उस सांचे को अपने टोटेम बीज में मिलाना होगा, और उसका टोटेम कलाकृति तैयार हो जाएगा। रहस्यमय सांचा ऐसा ही होता है। मेरे पास जो टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट है, उसके साथ वह कोई भी टोटेम आर्टिफैक्ट बना सकेगी। मैंने इन ईर्ष्यापूर्ण विचारों से अपना सिर हिलाया और कपड़े बदलने चला गया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे गिल्ड में जाना है। वहां बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। चलो एशलिन, मैंने कहा और सीधे अपनी बालकनी से बाहर कूद गया। जब मैं लोगों को ऐसा करते देखता था तो मुझे अजीब लगता था, लेकिन ऐसा करने के बाद मैंने सोचा कि यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे लिफ्ट पर अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। इससे मेरे कुछ मिनट बच जाते हैं। माइकल, सोफिया और रैना ने कहा जब उन्होंने मुझे अपने अपार्टमेंट की इमारत से बाहर आते देखा। चलो चलें, मैंने कहा, और हम तीनों गिल्ड की ओर आकाश में उड़ चले। गिल्ड तक पहुंचने में हमें 10 मिनट लगे, जहां हम लियो और रेचेल से मिले और उनके साथ हम गिल्ड चुनौती को पूरा करने के लिए गिल्ड की ऊपरी मंजिल पर गए। इतनी भीड़ है, रेचेल ने 50 से 60 लोगों की भीड़ देखकर कहा। चिंता मत करो, हम अधिकतम 1 घंटे तक इंतजार करेंगे। मैंने कहा। खंडहर में गए अधिकांश लोग 3 सितारा अभिजात वर्ग की ताकत के साथ लौटते हैं, और यह विशेष रूप से एस क्लास गिल्ड के सदस्यों के लिए सच है। इसलिए उनके लिए यहां आना और अपनी शक्ति का परीक्षण करना उचित है, ताकि वे छुट्टी या मिडज़ोन के लिए आवेदन करने के योग्य बन सकें। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है, चौकी में बहुत सारे नए लोग हैं? लियो ने कहा, और यह सुनकर मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया। हाँ, ऐसा होता है। जब भी कोई खंडहर खुलता है तो वे बहुत से नए लोगों को चौकी पर बुलाते हैं। रेन ने कहा, और सभी ने उसका मतलब समझ लिया। जब भी कोई खंडहर खुलता है, लोग तेजी से प्रगति करते हैं, और जब वे बाहर आते हैं तो वे मिडज़ोन लागू करते हैं या छोड़ देते हैं। इसलिए संख्याओं को भरेन उन्होंने महाद्वीप भर में बहुत सारे नए लोगों को बुलाया, और नए लोगों के साथ प्रशिक्षक भी थे। इसलिए जाने से पहले हम एक टीम में नए खिलाड़ियों को भी शामिल करेंगे, और वह भी तभी जब हमारा प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। नए खिलाड़ियों को आए हुए 1 सप्ताह हो चुका था। इसका मतलब है कि हमें 3 दिन में हमारी टीम के नए खिलाड़ी मिल जाएंगे, और इसीलिए मैंने सारा से दोबारा मिलने के लिए कहा था। मुझे कम से कम 1 महीने तक इंतजार करना होगा। आराम से, ब्रीजी, सोफिया ने कहा जब वह गिल्ड चुनौती लेने के बाद बाहर आई। जैसा कि मैंने कहा था, हमें अपना नंबर आने से पहले 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। गिल्ड चैलेंज कोई चुनौती नहीं है, यह अब हमारे लिए एक औपचारिकता बन गई है।
क्योंकि गिल्ड चैलेंज को पास करने के लिए अधिकतम 3 सितारा अभिजात वर्ग की ताकत की आवश्यकता होती है और हम उस आवश्यकता को पार कर चुके हैं। मैं अब जाऊंगा, मैंने कहा और चुनौती दिए गए गिल्ड की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस लौट आया। मैंने कम समय बिताया था गिल्ड चुनौती में लड़ने और वहां जाने और वापस लौटने में। अब चूंकि हमें यह औपचारिकता पूरी करनी है तो चलिए अपना आवेदन जमा कर देते हैं, सोफिया ने कहा और हमने सिर हिलाया और लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर चले गए। मैं मिडज़ोन जाने से पहले 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर घर जाने की योजना बना रहा हूँ। केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे मित्र भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम अभी अभी खंडहर से लौटे हैं जहां हर दिन जीवन और मृत्यु का सवाल था और अब हमें आराम करने के लिए कुछ समय चाहिए और इसके लिए घर से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। आमतौर पर लोग तब तक घर नहीं जा पाते जब तक कि वे ग्रिम युद्ध क्षेत्र में 6 महीने नहीं बिता लेते, लेकिन हमेशा एक अपवाद होता है, जैसे गिल्ड चुनौती को पार करना, जो हमने किया। मुझे जो फॉर्म भरने थे वे सरल थे और उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया गया। मुझे घर जाने से पहले 15 दिनों तक नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना होगा। मैं 2 हफ्ते घर पर बिताऊंगा और उसके बाद ग्रिम बैटलफील्ड में वापस आऊंगा, लेकिन मेरी मंजिल मिडज़ोन होगी। मैं किस मिडज़ोन में जाऊंगा यह मुझे शाम तक पता चल जाएगा। अधिकांशतः हमें वह मिडज़ोन मिल जाता है जो वे चाहते थे, लेकिन कभी कभी गिल्ड हमें अलग मिडज़ोन में भेज देता है जो कि बनाए गए मिडज़ोन से अलग होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा क्योंकि 99% लोगों को उनकी पसंद का मिडज़ोन मिलता है, केवल 1% को कहीं और भेजा जाता है। 3 मैं अपना आवेदन जमा करने के बाद कमरे से बाहर निकल रहा था, तभी मेरी होलोवॉच बज उठी। मुझे एक मेल मिला और जब मैंने मेल पढ़ा तो मैं चौंक गया। यह एक बहुत ही छोटा सा पत्र है जो बहुत ही औपचारिक रूप से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि सम्मेलन कक्ष 51 में मेरी उपस्थिति आवश्यक है, जो गिल्ड के सबसे ऊपरी तल पर है। यदि मैं यह न देख पाता कि गिल्ड ने इसे भेजा है तथा इसके साथ पास भी संलग्न है, तो मैं सोचता कि यह मेरे साथ कोई शरारत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वे शीर्ष मंजिल पर क्यों जाएंगे। गिल्ड की शीर्ष मंजिल गिल्ड नेता और उपनेताओं के लिए आरक्षित है। अन्य लोगों को वहां जाने से प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि उनके पास न हो। मिशेल, क्या हुआ? सोफिया ने मुझे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर पूछा। मुझे सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने को कहा गया है। मैंने जवाब दिया, क्यों? उसने भी पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि वे तुमसे क्या चाहते हैं। उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर चल दिया जो ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। मैंने उनके द्वारा दिए गए पास को स्कैन किया और लिफ्ट अपने आप चालू हो गई। कुछ सेकंड बाद मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और जब मैं लिफ्ट से बाहर निकला और ऊपर की मंजिल को देखा तो मैं चौंक गया। सबसे ऊपरी मंजिल बहुत शानदार है। वे रोशनी के लिए कैल्म ग्लो क्रिस्टल का उपयोग कर रहे हैं और जमीन पर एक संगमरमर है जो हमेशा गर्म रहता है। ये वह मंजिल है जहां गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर के कार्यालय हैं और यह वह स्थान भी है जहां वे रहते हैं। साधारण लोग गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर के पद तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उन्हें गिल्ड के कॉन्टिनेंटल मुख्यालय से भेजा जाता है, जो कि वारजोन में है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत मजबूत हैं। लॉबी में सुंदर रिसेप्शनिस्ट को छोड़कर कोई नहीं था और जब मैंने उसकी शक्ति को महसूस किया तो पाया कि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। कितनी शक्तिशाली है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसकी युद्ध शक्ति या अवस्था को महसूस नहीं कर पाया। क्या आप माइकल जार हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा जब मैं डेस्क के पास गया। हाँ, मैंने कहा। कृपया मेरे पीछे आइए, वाइस गिल्ड मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और वह डेस्क से बाहर निकलकर आगे बढ़ गई। मैं चुपचाप उसके पीछे चला गया और 1 मिनट बाद वह उस कमरे के सामने रुकी जिस पर मोटे अक्षरों में कॉन्फ्रेंस रूम 51 लिखा था। कृपया अंदर जाए, वाइस गिल्ड मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और इससे पहले कि मैं उसे धन्यवाद कह पाती, वह चली गई। जब मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया तो मैंने देखा कि एक जानी पहचानी महिला मुख्य कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैंने उससे पहले भी देखा था। ये तब की बात है जब मैं पहली बार गिल्ड में दाखिल हुआ था। उसका नाम एलिना बेन्स है और वह अभी भी मुझे वही धमकी दे रही है जो उसने मुझे तब दी थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और उस धमकी भरे एहसास में बदलाव आया है। मेरी ताकत के बढ़ने के साथ कम होने की बजाय ये बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जिस प्रगति पर मुझे गर्व है वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने उसी समय मुझसे अधिक प्रगति की थी। मुझे आश्चर्य नहीं होता अगर वह नाइट चरण से ऊपर होती,
लेकिन मेरे पूर्व टीम लीडर ने कहा था कि सभी गिल्ड लीडर और वाइस लीडर को नाइट चरण में होना चाहिए। यह एक तरह का नियम है। एक सीट ले कृपया, उसने धीमे से कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी आंखों में गड़गड़ाहट महसूस की हो जिसने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाल दिया हो। जब वह बोल रही थी तो मैंने सचमुच गड़गड़ाहट सुनी। दूसरे लोग कह सकते हैं कि मुझे भ्रम हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे भ्रम नहीं हुआ है। वह किसी तरह अपनी आवाज में गड़गड़ाहट के गुण जोड़ने में कामयाब रही। धन्यवाद, मैंने उसके पास बैठते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मैंने विनम्रता से पूछा। आपने एफेरियन रूइन के ग्रैंड पैलेस के तीसरे टेस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और आपको ज्ञान क्रिस्टल या विरासत क्रिस्टल प्राप्त करना चाहिए था, है ना? उसने पूछा। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया जब मैंने उससे यह कहते हुए सुना कि मैंने सभी सावधानियां बरती हैं, मैंने अपने होमिंग बैंड को छुपाया है, मैंने कॉल पर अपने रैंक का विस्फोटक उल्लेख नहीं किया है, मैंने दूसरों को मेरी रैंक के बारे में न जानने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। जैसा कि मुझे पता है कि उच्च रैंक वाले पुरस्कार का उच्च मूल्य होता है, इसे एक उदाहरण के रूप में मुझे मिले पुरस्कार को लें। मैं तीसरे स्थान पर हूं और मुझे जो पुरस्कार मिला वह ज्ञान क्रिस्टल है, जिसमें कुल 1000 टोटेम कलाकृतियों की जानकारी है। सूची में शामिल प्रत्येक कलाकृति शक्तिशाली है, विशेष रूप से शीर्ष 10 में शामिल कलाकृतियां, जिनके लिए मूल सामग्री के रूप में प्राकृतिक खजाने की आवश्यकता थी। मैं काफी डरा हुआ था और उसके सवाल से बचने के लिए कई तरीके सोच रहा था। तभी मैं शांत हुआ और शांत मन से उसके द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में सोचने लगा। वह किसी तरह से मैं तीसरे टेस्ट में तीसरे स्थान पर हूं और यह भी जानती हूं कि मुझे पुरस्कार के रूप में या तो नॉलेज क्रिस्टल या इनहेरिटेंस क्रिस्टल मिला था। इसका मतलब है कि केवल ये 2 पुरस्कार शीर्ष 3 को दिए गए थे, लेकिन यह वह चीज है जिसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। तो वह जानती है कि मुझे पुरस्कार के रूप में या तो ज्ञान क्रिस्टल मिला है या विरासत, लेकिन ठीक से नहीं पता कि क्या मिला है। मैं उसे मूर्ख बना सकता हूं क्योंकि मैंने एक ज्ञान क्रिस्टल से नहीं बल्कि 4 ज्ञान क्रिस्टल से ज्ञान प्राप्त किया है। मैं उसे यह कहकर मूर्ख बना सकता हूं कि मुझे सार्वभौमिक भाषा का ज्ञान क्रिस्टल प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा अभिनय करना होगा। तुम्हें कैसे पता? मैंने हकलाती आवाज में पूछा। मेरे अपने तरीके हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आप मुझे जो दोगे मैं उसकी कीमत चुकाऊंगी, उसने कहा। मैंने यह बात भली भांति समझ ली थी कि मुझे इस लेन देन से सहमत होना ही होगा, क्योंकि उसने यह नहीं बताया था कि मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं या नहीं। इस लेन देन में कोई विकल्प नहीं है। भगवान का शुक्र है कि मुझे कई ज्ञान क्रिस्टल प्राप्त हुए थे, अन्यथा मुझे उन्हें टोटेम कलाकृतियों के बारे में बताना पड़ता। यदि आपके पास विरासत में मिला क्रिस्टल है तो मैं गुप्त विधियों में भुगतान करूंगी। यदि आप मेरे साथ ज्ञान साझा करते हैं तो मैं उसके अनुसार भुगतान करूंगी, उसने कहा और जवाब के लिए मेरी ओर देखा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे सुनकर मेरे मन में एक अलग विचार आया। मैं देखना चाहता था कि वो टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट के लिए क्या पेशकश कर रही है। अगर पेशकश अच्छी है तो मुझे उसे आर्टिफैक्ट के ब्लूप्रिंट देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में वे कोई अंडे नहीं देंगे। ये देखकर कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वह मुस्कुराई, जैसे उसे कुछ अंदाजा हो। यदि आपने पौधों और औषधियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए सूत्रों से औषधियां प्रदान करूंगा। यदि आपने रहस्यमय विधियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो मैं आपको रहस्यमय विधि के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करूंगा। उन्होंने आगे बताया कि विशिष्ट ज्ञान के बदले में वह क्या प्रदान करेगी, और उनकी बात सुनकर मुझे ज्ञान क्रिस्टल के प्रकारों के बारे में पता चला, तथा उनकी संख्या बहुत अधिक है। मैंने उसे बात करना जारी रखने दिया क्योंकि उसने वह बात नहीं कही थी जो मैं चाहता था। वह 20 मिनट तक बोलती रही, उसके बाद मैंने वो सुना जो मैं उससे सुनना चाहता था। यदि आपने टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो हम आपको आपके द्वारा प्रदान किए गए किसी भी टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए सामग्री प्रदान करेंगे। यदि मैंने ज्ञान क्रिस्टल से ज्ञानपूर्ण टोटेम कलाकृतियां प्राप्त की हैं। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। ये वह क्षण है जिसका मैं तब से इंतजार कर रहा था जब से उसने बोलना शुरू किया था। मैंने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को तैयार करने के लिए प्राकृतिक खजाना प्राप्त कर लिया है, लेकिन अन्य सामग्रियां बहुत दुर्लभ हैं जिन्हें मैं साल भर में भी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। न केवल वे दुर्लभ हैं बल्कि वे महंगे भी हैं, और भले ही मैं अपनी सारी चीजें बेच दूं, मैं कलाकृतियों को बनाने के लिए जरूरी सभी सामग्री नहीं खरीद पाऊंगा जब तक कि मैं इनहेरिटेंस क्रिस्टल नहीं बेच देता, जो मैं दुनिया की किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा।
क्या आपके ज्ञान में सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृतियों के ब्लूप्रिंट शामिल हैं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने जिस सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृति का उल्लेख किया था वह शीर्ष 10 कलाकृतियां हैं और सभी सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृतियों को मूल सामग्री के रूप में प्राकृतिक खजाने की आवश्यकता होती है। हम आगे बात करने से पहले ये स्पष्ट कर दूं, मुझे सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृति बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री चाहिए। जब तक कि आप मुझे वह उपलब्ध नहीं करा देते, मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, भले ही आप मुझे यातनाएं दें, मैंने बहादुरी का दिखावा करते हुए कहा। हाँ 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 हाँ। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तक चुप रही, फिर वह पागलों की तरह हंसने लगी और अंत में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शांत हो जाओ छोटे दोस्त, मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करने वाली या कुछ भी नहीं। ये बस एक लेन देन है जिसमें मुझे सबसे अधिक लाभ होगा, उसने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए कहा। मैं आपको सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृति के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने में सक्षम होऊंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे कुछ मूल्यवान वस्तु प्रदान करनी होगी। सम्राट श्रेणी के टोटेम कलाकृतियों के 10 ब्लूप्रिंट और राजा श्रेणी के कलाकृतियों के 50 ब्लूप्रिंट के बारे में क्या ख्याल है? उसने पूछा, जिस पर मैंने अपना सिर हिला दिया। मुझे जो ज्ञान क्रिस्टल प्राप्त हुआ है उसमें 50 टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट हैं, उनमें से 5 सम्राट श्रेणी के हैं जबकि 45 राजा श्रेणी के हैं। 5 सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृतियों में से 2 एकल हैं जबकि 3 श्रृंखला हैं जिनमें 7, 12 और 16 ब्लूप्रिंट हैं। मैंने कहा, मैं उसे अपने पास मौजूद सभी ब्लूप्रिंट्स के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। वह मुझे जो दे रही है मैं उससे सैकड़ों गुना अधिक पहले ही दे रहा हूं। एक ब्लूप्रिंट अपनी सामग्री से कहीं अधिक मूल्यवान है। यदि मुझे उनकी अत्यंत आवश्यकता न होती और वे इस महाद्वीप में प्राप्त नहीं हो सकती तो मैं उसे एक भी ब्लूप्रिंट नहीं देता। मुझे समझदार लोग पसंद हैं। चलो हमारे सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। वह सहमत हो गई और एक चांदी का पन्ना निकाला। गिल्ड के प्रतीक को छोड़कर यह पन्ना पूरी तरह से खाली था। चांदी का अनुबंध। इसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। चांदी का अनुबंध इतना महत्वपूर्ण है कि मेरी कल्पना से परे शक्तिशाली व्यक्ति भी समझौते की शर्तों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे सामने चांदी का कागज था। में हमने अनुबंध की शर्तों पर बातचीत शुरू कर दी। इसमें हमें 1 घंटा लगा, लेकिन अंततः हमने इस पर निर्णय ले लिया। शर्तें स्पष्ट थीं। उसने मुझे कलाकृति के लिए सामग्री दी, मैंने उसे टोटेम ब्लूप्रिंट दिया। अब जबकि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो मुझे वह सामग्री दिखाओ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और उन चीजों की सूची लिखनी शुरू कर दी जिनकी मुझे आवश्यकता थी। मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए कुल 137 सामग्रियों की आवश्यकता है। मुझे पहले से ही सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल गई है, लेकिन मैं उसे यह नहीं बताने जा रहा हूं। जितना अधिक मैं उसे निचोड़ सकता हूं उतना ही बेहतर होगा। मैंने सभी 137 सामग्रियों को लिखना समाप्त कर दिया तथा यदि वह मूल सामग्री नहीं ढूंढ पाए तो उनकी पूरक सामग्री भी लिख ली। सूची में बहुत सारी सामग्रियां हैं। आप टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट लिख लें। मैं आपके लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने के बाद कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी, उसने कहा, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती वह कमरे से गायब हो गई। मुझे आशा है कि उसे मेरे लिए आवश्यक सभी सामग्रियां मिल जाएंगी। मैं जल्द से जल्द अपना टोटेम आर्टिफैक्ट तैयार करना चाहता हूं। इस विचार के साथ मैंने पैड पर ब्लूप्रिंट लिखना शुरू कर दिया। सभी टोटेम कलाकृतियों के ब्लूप्रिंट बनाने में काफी घंटे लगेंगे, मैंने गहरी सांस लेते हुए सोचा। दोपहर बीत गई और शाम हो गई, लेकिन मैं अभी भी टोटेम कलाकृतियों के रूनिक ब्लूप्रिंट लिख रहा हूं। कुछ स्नैक्स खाने के लिए एक छोटा ब्रेक लेने के अलावा मैंने लेखन से कोई ब्रेक नहीं लिया। क्लिक करें। 3 घंटे और बीत गए। जब मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो मैं रुक गया। वह वापस आए और उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, मैंने आपकी जरूरत की लगभग सारी सामग्री एकत्र कर ली है, केवल 2 को छोड़कर। उसने कुछ ही घंटों में 135 सामग्रियां एकत्र कर ली थीं। मैंने आश्चर्य से सोचा, मैं जानता हूं कि ये सामग्रियां कितनी दुर्लभ हैं और मुझे पता है कि उनमें से ज्यादातर केवल मध्य महाद्वीप में ही पाई जा सकती हैं। वह इन सभी सामग्रियों को छोटे महाद्वीप की चौकी में इकट्ठा करने में सक्षम है, जो उसकी पहुंच को दर्शाता है। कौन सी चीजें इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं? मैंने पूछा। एक प्राकृतिक खजाना और पंखदार पत्थर जो किसी प्राकृतिक खजाने से भी दुर्लभ है, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, इन 2 सामग्रियों को इकट्ठा करने में आपको कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा, कम से कम मैं 2 सप्ताह में इन्हें एकत्र कर सकूंगी, अधिकतम 2 महीने लगेंगे। भनभनाना। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरा होलोवॉच मेल से गूंज उठा।
जब मैंने इसे देखा तो पाया कि यह गिल्ड से है और मैंने उत्सुकता से इसे खोला, ये जानने के लिए कि यह किस बारे में है। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे जो उत्तर मिला वह मेरी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था। बी, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं जिस मिडज़ोन में भेजा जा रहा हूं उसे बदला जा सके? मैंने उससे बहुत आशा भरी आंखों से पूछा। नहीं, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। जब मैंने उसका उत्तर सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। गिल्ड से मुझे जो मेल मिला था वह मिडज़ोन के बारे में था। मुझे वह मिडज़ोन नहीं मिला जो मैं चाहता था, इसके बजाय मुझे वह मिडज़ोन मिला जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। मैंने कितनी योजनाएं बनाई थीं। मैंने सोचा था कि मैं रेचल के साथ रोमांच करूंगा और उसे वह डेट दूंगा जो वह चाहती थी ताकि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह सकूं, लेकिन इस एक मेल ने सब बर्बाद कर दिया। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसा कर सकता है? शायद कोई गिल्ड लीडर। मैंने फिर पूछा। मैं बेताब हूं। मैं रेचल बनना चाहती हूं और अगर मैं इसके लिए कुछ कीमत चुकाना चाहती हूं तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा, पदस्थापनाएं हाईकमान द्वारा तय की जाती हैं, मुझे या गिल्ड नेता को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मेरी आखिरी उम्मीद भी उसके शब्दों से टूट गई। ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी सपने देखे थे वे सब खत्म हो जाएंगे। मैं कुछ सेकंड के लिए उदास हो गया, फिर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। freewebnovel.co। बात तो हो चुकी है और इसे बदला नहीं जा सकता। अब मुझे सोचना है कि आगे क्या करना है। आखिरकार तुम्हें कौन सा मिड जोन मिला? जब मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया तो उसने पूछा, मिल्फ्रेड। मैंने जवाब दिया। आप मिल्फ्रेड को पाने के लिए काफी भाग्यशाली हैं। यह एक जंक्शन मिड जोन है, उसने कहा। जंक्शन मिड जोन? मैंने पूछा, मैंने पहले कभी ऐसा शब्द नहीं सुना। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन ग्रिम युद्ध के मैदान पर मूल निवासियों की संख्या केवल 15% है। सिर्फ 15%। मुझे लगा कि मैंने सुना था कि दूसरे महाद्वीपों और मध्य महाद्वीप से लोग हमारे महाद्वीपों के ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आए थे, लेकिन मुझे लगा था कि उनकी संख्या हम मूल निवासियों से कम होगी। लेकिन किसने सोचा होगा कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में हम मूल निवासियों की संख्या 1/6 से भी कम है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां हजारों चौकियां हैं। जब मैं वेस्टब्लिड में था तो मुझे बताया गया था कि वहां केवल 20 कुछ चौकियां हैं, लेकिन ग्रिम युद्ध के मैदान में आने के बाद मुझे पता चला है कि वहां हजारों से ज्यादा चौकियां हैं और मिडजोन और वॉरजोन जैसे उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्र भी हैं। अधिकांश चौकियों और मिडजोन में एक ही महाद्वीप के लोग रहते हैं, लेकिन लगभग 10% मध्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें जंक्शन मिडजोन कहा जाता है, जहां केंद्रीय महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों के लोग पाए जाते हैं। उन्होंने कहा, ये जंक्शन मिड जोन बहुत शक्तिशाली और प्रतिस्पर्धी है और इसीलिए जंक्शन मिड जोन के लोग सबसे अधिक वारजोन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल में उत्साह पैदा हुआ। फिर यह विचार मेरे मन में आया कि मैं मिडजोन में रेचल के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं जा रहा हूं। तो आपको अंतिम 2 सामग्रियों को इकट्ठा करने में अधिकतम 2 महीने लगेंगे। मैंने पूछा, कम से कम कुछ समय के लिए मिडजोन के बारे में अपने विचारों को विचलित करना चाहता था। हाँ, अधिकतम 2 महीने, लेकिन अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं 2 सप्ताह में उन्हें इकट्ठा कर सकूंगी, उसने कहा और मुझे भंडारण थैली दे दी। ये सामग्री है, आप इसकी जांच करें और मुझे ब्लूप्रिंट दें जिस पर हम सहमत हुए हैं, उसने कहा। मैंने उसके हाथ से स्टोरेज पाउच लिया और उसमें अपनी चेतना डुबो दी। एक एक करके मैंने सब कुछ चेक किया। सभी चीजों को अपनी संतुष्टि के अनुसार जांचने में मुझे 15 मिनट लगे। ये आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों की संख्या के अनुसार ब्लूप्रिंट है, मैंने उसे ब्लूप्रिंट का बंडल सौंपते हुए कहा। हमने 137 सामग्रियों के लिए प्रत्येक ब्लूप्रिंट का मूल्य तय कर लिया है। अब जबकि उन्होंने मुझे 135 लेख दे दिए हैं तो मुझे उन ब्लूप्रिंट की संख्या बतानी होगी जिन पर हम सहमत हुए हैं, जो लगभग 1/3 है। उसके पास अभी जो प्राकृतिक खजाना है उसका मूल्य सभी सामग्रियों से 3 गुना अधिक है, इसलिए मैं। अच्छा, जब मैं अंतिम 2 सामग्रियां एकत्रित कर लूंगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगी, उसने सभी पृष्ठों का निरीक्षण करते हुए कहा। यह आपके साथ व्यापार करने के लिए अच्छा है, उसने कहा, जबकि मैंने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि मैं नहीं जान सकता कि खुशी मेरी है क्योंकि यह मेरी नहीं है। ये लेन देन पूरी तरह से एक तरफा है जिससे उसे सैकड़ों या हजारों बार मुनाफा हुआ है। चूंकि यह लेन देन थोड़ा एक तरफा है, इसलिए मैं आपको एक टिप देती हूं, उसने कहा जैसे ही मैं सम्मेलन कक्ष से बाहर निकली। थोड़ा सा, ये पूरी तरह से आपके पक्ष में है, लेकिन मैं चुप रहा और उसने जो कुछ कहा उसे सुनता रहा।
ग्रिम राक्षस की तरफ कुछ पक रहा है, जब आप बाहर शिकार करते हैं तो ज्यादा गहराई में न जाएं, उसने कहा। ये सुनकर मैं थोड़ा कांप गया। क्या ग्रिम राक्षस किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है? मैंने ग्रिम से पूछा, क्योंकि ग्रिम राक्षस हर कुछ वर्षों में एक बड़ा हमला करता है और इन हमलों में वे लाखों की संख्या में भाग लेते हैं। ऐसे हमलों से कई चौकियां तबाह हो गई थीं और मैं अब ऐसा अनुभव नहीं करना चाहता, जबकि मेरी ताकत अभी भी कमजोर है। मैं चौकी के मानकों के हिसाब से भले ही मजबूत हूं, लेकिन मेरे सामने बैठे राक्षस की तुलना में मैं चींटी जितना कमजोर हूं। यह मत भूलिए कि ये युद्ध लाखों लोगों द्वारा लड़े गए थे, इतनी बड़ी संख्या में कि सबसे मजबूत व्यक्ति भी हार सकता था। मुझे नहीं मालूम, ये कुछ और नहीं बल्कि उनकी शरारत हो सकती है, जैसा कि वे कभी कभी करते हैं, उसने जवाब दिया। धन्यवाद, मैंने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। शरारत हो या न हो, मैं शिकार के मैदान में और अंदर नहीं जा रहा हूं। नहाकर जब मैं घर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। राहेल को फोन करना चाहिए था। मैंने सोचा उसे कुछ घंटे पहले ही अपना परिणाम मिल गया होगा, लेकिन उसने फोन नहीं किया। क्या उसे कोई बुरी खबर मिली है या वह जश्न मना रही है? मैं तय नहीं कर पा रही हूं। मैं उसे फोन करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। परिणाम देखने के बाद मेरा मूड काफी खराब है। मैं ऐसे मूड में उसे फोन नहीं करना चाहता। खाना पकाने के बाद मैंने और ऐशलिन ने शांति से खाना खाया। जैसे ही हमने खाना समाप्त किया, जबकि ऐशलिन पेट के बल लेट गई, मैंने अपने अंदर प्रचंड औषधीय ऊर्जा को पचाने का अभ्यास शुरू कर दिया। मैं न केवल बॉडी क्लीनिंग तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं, बल्कि 3 चीजें भी कर रहा हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा ध्यान सीक्रेट विधि पर केंद्रित करता हूं। मुझे लगा कि मैंने विज्ञान के तरीके से काफी प्रगति की है, और खास तौर पर तब जब मैंने उस नरक जैसी औषधि को पी लिया। मुझे लगता है कि अगर मैं अभ्यास जारी रखूंगा तो मैं महीने में या जल्द ही दूसरी उपलब्धि तक पहुंचने में सक्षम हो सकता हूं, अगर मुझे कोई भाग्यशाली अवसर मिले। मैं सोने की तैयारी कर रहा था जब मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात याद आई। मैं लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंच गया हूं और अब मुझे एक मेल भेजना है। यह मेरे रिफाइनमेंट इंजन के बारे में है। इसमें बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं और मैं उन्हें थोड़ा भी समझ नहीं पा रहा हूं, और साइट ने कहा कि मुझे एक संदेश भेजना चाहिए। मैंने जल्दी से अपने होलोवॉच पर अपने प्रश्नों के बारे में संदेश टाइप करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 अजीब कांच के गुंबद थे जो मेरे शोधन इंजन पर दिखाई दिए थे। सब कुछ टाइप करने और दोबारा जांचने के बाद मैंने भेजा बटन दबाया और आशा है कि मुझे शीघ्र ही उत्तर प्राप्त होगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। फोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो पाया कि बाहर उजाला हो गया है। कल रात रैना की आत्मा के भ्रष्टाचार प्रकरण के कारण मुझे नींद नहीं आई, इसलिए कल रात सोने से पहले मैंने अलार्म नहीं लगाया ताकि मैं लंबी नींद ले सकूं, जो मुझे कुछ दिनों से नहीं मिली थी। जब मैंने अपनी होलोवॉच पर देखा तो पाया कि यह राहेल ही थी जो फोन कर रही थी, और ये देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वास्तविकता मुझे तोड़ रही है। हेलो, मैंने कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद फोन उठाते हुए कहा। मुझे उसे किसी न किसी समय ये बताना ही होगा। जितनी जल्दी मैं उसे इसके बारे में बता दूं उतना ही बेहतर होगा। लेकिन मैं कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसके चेहरे पर भाव देखे। वह कुछ असामान्य नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट उदासी देखी जा सकती थी। तुम उदास दिख रही थी, क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने फोन क्यों नहीं किया, उसने पूछा, जिस पर मैंने सिर हिला दिया। मेरे मन में कई विचार थे कि उसने फोन क्यों नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें व्यक्त नहीं किया। खैर, गिल्ड ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उन 1% लोगों में से थी जिन्हें वह मिडज़ोन नहीं मिला जो वे चाहते थे, उसने स्पष्ट आवाज में कहा। आपकी पोस्टिंग किस मिडज़ोन में हुई थी? मैंने पूछा। यदि कोई मुझसे बहुत परिचित व्यक्ति मेरी आवाज सुनता तो वह पाता कि मेरी आवाज 1 ऑक्टेन धीमी हो गई थी। उसने कहा, कोई अज्ञात मिडज़ोन जिसका नाम मिल्फ्रेड है। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल में हजारों पटाखे जल गए हों और मुझे पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई हों। इससे मुझे पहले से कहीं ज्यादा खुशी महसूस हुई। फ्रीवेब एंड सिग्मा वेलकॉम। हा 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 हा। मैं जोर जोर से हंसने लगा और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे अचानक फूटने से रशेल हैरान हो गई और उसने मुझसे इसका कारण पूछा, लेकिन मैं खुशी में इतना खो गया था कि उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। माइकल, तुम्हें क्या हुआ? उसने फिर पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस इसलिए खुश हूं क्योंकि हम साथ रहने वाले हैं, मैंने पहले कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने असमंजस में पूछा। मुझे भी मिल्फ्रेड राचेल मिला है, हमें एक ही मिडज़ोन में तैनात किया जा रहा है, मैंने कहा।
क्या? वह दहाड़ उठी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा अद्भुत संयोग घटित हो सकता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने पूछा। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा। हम दोनों चुप रहे क्योंकि हम दोनों खुश थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या बोले। हम पर कुछ बोलने की शक्ति नहीं रही। काश मेरे भाई बहन और दोस्त भी हमारे साथ उस मिडज़ोन में शामिल हो पाते, उसने आह भरते हुए कहा। हाँ, ये बहुत अच्छा होता अगर उन्हें भी हमारे जैसे ही मिडज़ोन में पोस्ट किया जाता, मैंने दोहराया, लेकिन अंदर से मैं रोमांचित हूँ। मैं इस बात से रोमांचित हूँ कि मेरे कोई भी मित्र मिल्ड्रेड में मेरे साथ नहीं आए। वहाँ केवल मैं और रेचेल ही थे। कोई भी हमारे साथ बिताए समय में खलल नहीं डालेगा, जैसा कि सोफिया खंडहर में करती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये देखकर खुश हैं कि मिडज़ोन में अन्य लोग हमारे साथ नहीं हैं? रेचल ने अचानक मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा। खुश? जाहिर है, मैं खुश हूँ। कल जब मुझे पता चला कि मुझे मिल्फ्रेड में नियुक्त किया जा रहा है, तो मैं टूट गया, इतना टूटा कि मैं आपको फोन करने की कोशिश भी नहीं कर सका। लेकिन अब जब हम एक ही मिडज़ोन में जा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ होगे, मैंने कहा। उसके चेहरे पर जो थोड़ा बहुत गुस्सा बचा था, उसे गायब होते देख मैंने राहत की सांस ली। हम उसके दिनों के बारे में बात करने लगे और जब मैंने उससे कल की घटना के बारे में बताया तो उसके मुंह से गालियां निकलने लगीं, जिससे मैं भी शर्म से लाल हो गया। लेकिन उसने मुझसे सम्राट वर्ग के सभी 10 टोटेम कलाकृतियों के बारे में बताने को कहा और मैंने मन ही मन खुद को कोसा और पूछा कि मैंने उसे क्यों बताया कि मुझे सम्राट वर्ग की 10 कलाकृतियां मिली हैं। मैं जानता हूं कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपनी बहन और भाई और जिम के लिए भी टोटेम ब्लूप्रिंट चाहती है। मैंने सम्राट वर्ग का खाका देने की योजना बनाई होगी और वहां एक टोटेम आर्टिफैक्ट श्रृंखला होगी, जिसमें कई गैर लड़ाकू टोटेम कलाकृतियां होंगी, जो जिम के लिए बहुत उपयुक्त है। जिम कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे उसके भाई बहन बहुत पसंद नहीं है। वे हमेशा मुझे बहुत ज्यादा नीची नज़र से देखते थे और ये देखकर मेरे दिल को दुख हुआ कि मैं उन्हें सम्राट वर्ग टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। उन्हें एक मौका तो दो, वे इतने भी बुरे नहीं हैं। रेचल ने कहा, जैसे कि वह तुम्हारे संघर्ष को पढ़ रही हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूं, मैंने अनिच्छा से कहा। चिंता मत करो, मैं भविष्य में इसकी भरपाई कर लूंगी, उसने कहा और उसने ऐसा भाव प्रकट किया कि एक पल के लिए मुझे अपनी सबसे अजीब कल्पनाओं की कल्पना करनी पड़ी। मैंने जल्द ही उसे सम्राट वर्ग टोटेम कलाकृतियों के बारे में सभी विवरण बताना समाप्त कर दिया। उसने मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी रिकॉर्ड कर ली थी और अब वह अपने भाई बहनों और जिम को बताएगी। और जब वे कलाकृति का खाका चुनेंगे तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने पर उन्हें रूनिक खाका देने से पहले उन्हें आवश्यक सामग्री बताऊंगा। रेचेल के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद मैंने अपने सुबह के काम शुरू कर दिए और मुझे 2.5 घंटे की एक निःशुल्क लेयर मिल गई। अभ्यास समाप्त करने के बाद मैंने अभी अभी स्नान किया था। नए कपड़े पहनने के बाद मैं खिड़की से बाहर कूदा और गंतव्य की ओर उड़ने लगा। आधे घंटे बाद मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ये फोर्ट कैवेंडिश का बाहरी इलाका है और इसे वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऊंची इमारतों को लाइन से साफ देखा जा सकता था। ये ऊंची इमारतें आवासीय इमारतें नहीं हैं, बल्कि गोदाम हैं। ये गोदाम न केवल ऊपर जाते हैं, बल्कि ये जमीन के अंदर भी काफी गहराई तक जाते हैं। मैंने गोदाम की ऊपरी मंजिल पाने के लिए अतिरिक्त भुगतान किया था, इसलिए मुझे भूमिगत नहीं जाना पड़ा। मैं जल्दी ही गोदाम में गया और अपनी होलोवॉच को स्कैन करके अपनी बुक की गई मंजिल पर पहुंचा। मैं 2 मिनट बाद वहां पहुंच गया। ये पर्याप्त होना चाहिए, मैंने कहा जैसे ही मैंने 100 मीटर के खुले क्षेत्र को देखा और स्टोरेज पाउच से सभी रिलीज को सक्रिय कर दिया। थप थप थप, ग्रिम राक्षस के शरीर के एक के बाद एक गिरने से बार बार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सभी प्रकार के ग्रिम राक्षसों को उनके चेहरों पर अलग अलग भावों के साथ जमीन पर देखा जा सकता था, लेकिन दो सबसे आम थे, भय और आक्रोश। चाहे वह राक्षस हो या मनुष्य, मरने पर दोनों के चेहरे पर यही भाव होता है। कमरे में ग्रिम राक्षसों के शवों को भरते हुए देखकर उस ओर चले गए और उन पर रूनिक डिस्क रखना शुरू कर दिया। मैंने ये गोदाम इसलिए किराए पर लिया है क्योंकि मैं उनसे मैना क्रिस्टल इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैंने खंडहर के बाद हजारों ग्रिम मॉन्स्टर को मार डाला है और अगर मुझे फसल काटनी पड़े तो मेरे अपार्टमेंट में इसमें 1 दिन लगेगा, जबकि यहाँ दिन पर्याप्त से अधिक होगा। जब मैंने ग्रिम राक्षसों के इन सभी शवों को देखा तो मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि जब मैं उनका शिकार कर लूंगा तो मेरे पास चमकदार मैना क्रिस्टलों से भरा एक छोटा
टीं टीं टीं। हर कुछ सेकंड में टीं की आवाज गूंजती थी। इस आवाज का स्पष्ट अर्थ था कि ग्रिम राक्षस का शरीर काटा गया था। ध्वनि सुनने के बाद मैं रूनिक डिस्क उठाऊंगा, उनमें से सभी मैना क्रिस्टल निकालूंगा, फिर ग्रिम राक्षस का एक और शरीर लूंगा और उस पर रूनिक डिस्क रखूंगा, फिर दूसरे रूनिक डिस्क की ओर बढ़ूंगा। इस प्रक्रिया में मुझे एक सेकंड का भी आराम नहीं मिला, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मुझे ये प्रक्रिया पसंद है। ग्रिम रेस मॉन्स्टर के शरीर को भूसी में बदलते देखना और रूनिक डिस्क से चमकदार क्रिस्टल निकालकर उस रूनिक डिस्क को दूसरे ग्रिम मॉन्स्टर पर रखना। मैं हर मिनट हजारों मैना क्रिस्टल एकत्रित कर रहा हूं और कुछ ही घंटों में मैंने करीब 10 लाख मैना क्रिस्टल एकत्रित कर लिए हैं, तथा मेरे भंडार में अभी भी कई ग्रिम राक्षस बचे हुए हैं। मैंने बहुत से ग्रिम राक्षसों को मारा है। कुछ एक स्टार अभिजात वर्ग के रूप में कमजोर थे, जो मुझे 100 में क्रिस्टल देते थे, जबकि कुछ 5 स्टार अभिजात वर्ग के रूप में शक्तिशाली थे, जो मुझे हजारों में हीरे देते थे। मेरा एकमात्र अफसोस यह है कि मैं 5 सितारा अभिजात वर्ग से ऊपर के लोगों की लाशें इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम होता तो मैं बहुत अधिक मैना क्रिस्टल इकट्ठा कर सकता था और मैं अब कटाई कर रहा हूं। मैं भले ही खंडहर में उनके शवों को इकट्ठा करने में सक्षम न होऊं, लेकिन मैं निश्चित रूप से उन्हें मिडज़ोन में इकट्ठा करूंगी, जहां केवल मैं राहेल ही रहूंगी और मुझे परेशान करने वाला कोई अन्य मित्र नहीं होगा। अब जब भी मैं मिडज़ोन के बारे में सोचता, मेरी आंखें सपनों में खो जाती और मैं उत्साहित हो जाता, जैसा कि मैं अब हो रहा हूं। मिडज़ोन जाने से पहले मुझे 1 महीने तक और इंतजार करना होगा। टीं। समय बीतता गया और शाम होने लगी और तभी मैंने रूनिक डिस्क की आखिरी ध्वनि सुनी। और जब मैंने मैना क्रिस्टल की गिनती की तो मैं चौंक गया, क्योंकि अब मेरे पास मैना की मात्रा लगभग 2 मिलियन है। यह एक बड़ी राशि है, खासकर आउटपोस्ट में। मुझे अभी भी याद है कि ये क्रिस्टल कितने मूल्यवान हुआ करते थे कि लोग इनमें से एक क्रिस्टल के लिए लड़ने लगे थे, लेकिन अब मेरे पास इनमें से 2 मिलियन है। मैंने उन लोगों को कोसा जो कहते हैं कि पैसे से संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि मैं अपने भंडारण में मैना क्रिस्टल की ढेर सारी मात्रा देखकर काफी संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। फ्र ए वेब एट ओवल सीएम। मैंने 90% मैना क्रिस्टल को अपने स्टोरेज रिंग में रखने से पहले 10% मैना क्रिस्टल को अपने स्टैंडर्ड स्टोरेज में रखा। मैंने अपने सभी महत्वपूर्ण सामान को अपने स्टोरेज रिंग में रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि यह मेरे पास सबसे सुरक्षित चीज है जिसे दूसरों को खोजने में मुश्किल होगी। मैंने कंट्रोल पैनल पर कुछ बटन टैप किए और कुछ ही देर बाद मुझे एग्जॉस्ट की सक्शन फोर्स महसूस हुई। पूरा फ्लोर अब ग्रिम मॉन्स्टर की भूसी से भर गया है और मैं चाहता हूं कि अगली चीज के लिए यहां भूसी हो। मैंने बहनों को पहले ही मैसेज कर दिया था, उनमें से एक कुछ मिनट बाद आएगी। मेरे पास कई ग्रिम मॉन्स्टर स्टोरेज बैंड हैं जिन्हें मैं खोलना चाहता था। भंडारण बैंड जो मैंने सोफिया से खंडहर में खोलने के लिए कहा था, जहां 3 सितारा लाइट से लेकर 5 सितारा अभिजात वर्ग तक सभी हैं जिन्हें मैंने खोलने के लिए छोड़ दिया है, वे उन लोगों के हैं जो 3 सितारा अभिजात वर्ग से नीचे हैं। हालांकि इन ग्रिम राक्षसों के भंडारों में वह कीमती सामान नहीं हो सकता है जो 3 स्टार एलिट के ग्रिम राक्षसों के भंडार में था, फिर भी मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मैंने इनमें से अधिकांश भंडार रिंग ड्रैगन में प्राप्त की थी, इसलिए उनमें कुछ कीमती जड़ी बूटियां और औषधीय राक्षस होने चाहिए। उन्हें प्राप्त करना मेरे लिए पर्याप्त होगा। मेरी तरह मेरे दोस्तों ने भी गोदाम किराए पर लिया ताकि वे मारे गए ग्रिम राक्षसों के शरीर से सुरक्षित रूप से मैना क्रिस्टल प्राप्त कर सकें। कुछ मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और रैना उसमें से बाहर आई। आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारा सामान है जिसे व्यवस्थित करना है। मैंने कहा कि सोफिया और रैना मुझसे बस 2 मंजिल नीचे हैं और मेरी तरह वे भी खंडहर से मिले सामान को व्यवस्थित कर रही हैं। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, ये है भंडारण सामग्री। मैंने कहा और उसे एक छोटा भंडारण थैला थमा दिया जिसमें मैंने ग्रिम राक्षसों से प्राप्त सभी भंडारण सामग्री रख दी थी। वाह, ये तो बहुत सारे स्टोरेज हैं। रैना ने स्टोरेज को बाहर निकालने और इसके सभी रिलीज फंक्शन को सक्रिय करने से पहले कहा। धप, बहुत सारा सामान जमीन पर गिरा हुआ था और फर्श का लगभग आधा हिस्सा भर गया था। मैं उन चीजों पर एक नज़र डालता हूं और फिर आगे बढ़कर उन्हें अपने स्टोरेज में रखना शुरू करता हूं। पहले की तरह मैं अपने स्टोरेज रिंग में इंपॉर्टेंट चीजें रख रहा हूं और अपने स्टैंडर्ड स्टोरेज में कम महत्वपूर्ण चीजें रख रहा हूं। मुझे डर नहीं था कि रैना को मेरे स्टोरेज रिंग के बारे में पता चल जाएगा जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय रूप से फैलाने के लिए नहीं फैलाता। ये देखना असंभव है कि सामान कहाँ जा रहा है, इसलिए मुझे उसके बारे में जानने के बारे में कोई समस्या नहीं थी। मैं अपने स्टोरेज में मौजूद सभी सामान को 2 मिनट में इकट्ठा कर लेता हूँ।
इससे पहले कि रैना दूसरा गोदाम जारी कर दे, मैं तेज हूं और मुझे तेज होना ही है क्योंकि वहां सैकड़ों कमरे हैं। वे न केवल आज लेंगे बल्कि कल भी लेंगे। रैना लगातार एक के बाद एक स्टोरेज जारी करती रही और मैं उन्हें अपने कमरे के नीचे अपनी सबसे तेज गति से भरता रहा। सामान को स्टोर करते समय मुझे कई दिलचस्प चीजें मिली, कुछ कीमती धातुएं, कीमती जड़ी बूटियां, लेकिन एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वही ये था कि मुझे 12 ऊर्जा क्रिस्टल मिले। वे उसी ग्रेड के थे जैसे मैंने रिपॉजिटरी में देखे थे। 12 में से मैंने रैना को 3 किताबें दे दी, जबकि वह बार बार मना कर रही थी। अंततः मेरे आग्रह पर उसने किताबें ले लीं। कुछ समय बाद जब मैं अपने भंडार में सामान रख रहा था तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में सभी लोग जो अपनी कलाकृति बनाते हैं सपना देखते हैं, कम से कम वे लोग जो इसके बारे में जानते हैं। ये चीज सम्राट श्रेणी की कलाकृति से 1000 गुना मूल्यवान है और यह उस विरासत क्रिस्टल के मूल्य के बराबर भी हो सकती है जो मुझे प्राप्त हुआ है। इसे एक सचेत अंडा पत्थर कहा जाता है। ये हथियार के प्रति सचेत पैदा करने में मदद करता है, हालांकि ऐसा होने की संभावना 10,000 में 1 है। यह अभी भी बहुत कीमती है क्योंकि चेतना के साथ टोटेम आर्टिफैक्ट में अन्य टोटेम आर्टिफैक्ट की तुलना में बहुत अधिक क्षमता है। यह अपने ग्रेड की वस्तुओं की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। ऐसी कई अन्य अविश्वसनीय चीजें हैं जो चेतना से युक्त एक कलाकृति कर सकती है, जिन पर विश्वास करने का मैं साहस नहीं कर सका। बिना रुके या कोई विकृत आवाज किए मैंने जल्दी से पत्थर को जेब में डाल लिया जो अंडे जैसा दिख रहा था, और सामान को अपने स्टोरेज में रखना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैं बाहर से भले ही शांत दिखूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि यह चेतना वाला अंडा पत्थर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर यह मेरे द्वारा बनाए जाने वाले टोटेम आर्टिफैक्ट में चेतना पैदा कर सकता है तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हमने रुकने से पहले कुछ घंटों तक यात्रा जारी रखी। उस रात मैंने उनके लिए भोजन पकाया, भंडारण खोलने के लिए धन्यवाद के रूप में, जिसे कल भी रखा जाएगा। वाइस गिल्ड मास्टर के साथ मेरे लेन देन को 3 दिन बीत चुके थे और आज वह दिन है जब मुझे उन नौसिखियों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें मुझे कल से निर्देश देना है। 3 दिन बिना किसी समस्या के काफी आसानी से गुजर गए। एकमात्र अफसोस यह है कि भंडारण खोलने के दूसरे दिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। मैंने सोचा कि चूंकि पहले दिन मेरी किस्मत चमकी थी तो दूसरे दिन भी मेरी किस्मत चमकेगी। साथ ही यदि कॉन्शियस एक्स स्टोन जैसी कीमती चीज नहीं भी मिली तो भी शायद मुझे कोई प्राकृतिक खजाना मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनमें मुझे जो एकमात्र रोमांचक चीज मिली वह थी कई 100 विगोर बेरीज। विगोर बेरीज काफी आश्चर्यचकित करने वाली हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपातकाल के दौरान बहुत उपयोगी बन गईं। कल से मैंने जुड़वां बच्चों को उनके कवच बनाने में मदद करना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा था कि सोफिया भूल जाएगी, लेकिन नहीं, वह नहीं भूलेगी, खासकर जब उसे पता चला कि हम एक ही मिडज़ोन में नहीं होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ जाने पहचाने चेहरों को निर्देश दूंगा, मैंने अपनी होलोवॉच को देखते हुए कहा। मुझे अभी जो मेल मिला है वह गिल्ड से है। उन्होंने मुझे उन रूकीज के बारे में जानकारी भेजी थी जिन्हें मैं कल से निर्देश देने जा रहा हूं, और 5 नाम। मैंने 2 नाम देखे जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसा लग रहा है कि कल का दिन मजेदार होगा, मैंने अपनी होलोवॉच की खिड़की बंद करते हुए कहा। अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के 3 घंटे बाद मैंने अपना सिर तकिए पर टिकाया और कुछ ही सेकंड में सो गया। अगले दिन मैं सुबह होने से पहले ही जाग गया और वह सब करने लगा जो मैं रोज करता हूं। 2 घंटे बाद मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने की उत्सुकता के साथ गिल्ड की ओर उड़ चला। 10 मिनट बाद मैं गिल्ड में पहुंचा तो देखा कि मैदान पर नौसिखियों की भारी भीड़ थी। मेरे समय में इतनी संख्या में नौसिखिए नहीं थे। हमारी संख्या नीचे मैंने जो देखा है उसका बमुश्किल 1/3 थी। नीचे भीड़ को देखकर मैंने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और ट्रैकर दबाया, और जल्द ही उनका स्थान मेरे सामने आ गया। जल्द ही मुझे 5 लोगों की एक टीम नजर आई जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। 3 पुरुषों में से 2 मेरे मित्र थे। धप, मैं अचानक मेरे सामने उतरा, जिससे उनमें से 3 चौंक गए। जब मैंने आपका नाम देखा तो मुझे नहीं लगा कि आप हमारे प्रशिक्षक होंगे, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखकर ऐसा लगता है कि यह सच है, मोटे ने कहा और गले लगाने के लिए मेरे पास आया। हाँ, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आप दोनों का नाम देखा। मैंने 2 लोगों से कहा, ये दोनों निगेल और बिली हैं। वे वेस्ट ब्लड शहर में मेरे पहले मित्रों में से एक हैं। जब मैं वेस्ट ब्लड में नौसिखिया था तब उन्होंने मेरी काफी मदद की थी, लेकिन अब हमारी स्थिति बदल गई है क्योंकि वे अब नौसिखिया हैं।
नमस्ते, मैं माइकल जार आपका प्रशिक्षक हूँ। मैंने 3 लोगों से कहा और तीनों लोगों ने उन्हें अपना परिचय भी दिया। इन तीनों के नाम वालिस, जेन और टीना हैं। वालिस एक लंबा युवक है जो 20 साल की उम्र के करीब लग रहा था। जेन नाम की लड़की सुनहरे बालों वाली काफी खूबसूरत थी, जबकि टीना घुंघराले बालों वाली शर्मीली लड़की लग रही थी जो घबराहट में घूम रही थी। मुझे आश्चर्य है कि उसके घुंघराले बाल प्राकृतिक थे या उसे बार बार घुमाने से वे लहराने लगे थे। आप सभी स्काईवॉकिंग कौशल जानते हैं, है ना? मैंने पूछा। हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, तो चलो, मैंने कहा, और मैं हवा में कूद पड़ा। वे एक के बाद एक मेरे पीछे कूद पड़े। जैसे ही हम हवा में उड़ने लगे, मैंने उनकी ओर देखा और पाया कि उनके चेहरे पर वही भाव थे जो मेरे चेहरे पर तब थे जब मैं और मेरे मित्र पहली बार अपने प्रशिक्षक के साथ उड़ान भर रहे थे। एस क्लास गिल्ड का सदस्य होने का भय, विस्मय और गर्व उनके चेहरों पर देखा जा सकता था। माइकल, मैं तुम्हारी अवस्था को समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम किस अवस्था में हो? बिली ने पूछा। मैंने खुद को प्रकाश को नष्ट करने वाली ऊर्जा से ढक लिया था, जब तक कि जिन लोगों में मेरे जैसी नियम समझ नहीं है, वे मेरे स्तर को समझ नहीं पाएंगे। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे भूतपूर्व प्रशिक्षक ने भी यही प्रभाव पैदा करने के लिए ऐसा किया था। मेरे पुराने प्रशिक्षक ने अपनी युद्ध शक्ति और मंच हमसे छिपाए थे, इसलिए चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, हम उनके स्तर को नहीं समझ पा रहे थे। और जब उन्होंने कई बार पूछने के बावजूद हमें नहीं बताया, तो हम आपस में ही अनुमान लगा सकते थे। अनुमान लगाओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैंने अपनी गति बढ़ा दी। एक और कारण है कि मैं अपनी युद्ध शक्ति में उनसे छिपा हुआ हूँ। वह कारण यह है कि मेरी शक्ति अवस्था उन पांचों से कम है। उनमें से सभी 5 या तो मिड लेफ्टिनेंट स्टेज पर हैं या उससे ऊपर। वह ब्लॉरी जेन कैप्टन स्टेज पर है। अगर मैं उन्हें दिखाऊं कि मैं इनिशियल लेफ्टिनेंट स्टेज पर हूं, तो क्या वे इस बात का सम्मान करेंगे कि उन सभी से कम उम्र होने के कारण पहले से ही माइनस पॉइंट्स को कर चुका है? प्रशिक्षक, हम किस शिकारगाह की ओर जा रहे हैं? शहर के द्वार पार करते ही जेन ने पूछा। सरदाइन हिल्स, मैंने जवाब दिया। उस जगह की मेरी सबसे गहरी यादों में से एक है। न केवल मैंने अपना पहला ग्रिम राक्षस वहीं मारा था, बल्कि मैंने ऑकल्ट विधि का भी वहीं सामना किया था और सोफिया और रैना से भी पहली बार वहीं मिला था। सार्डीन पहाड़ियां उनके प्रशिक्षण के लिए आदर्श स्थान है। ये चौकी से निकटतम निम्न स्तरीय शिकार भूमि में से एक है, और यदि हम चाहें तो यह मध्य स्तरीय शिकार भूमि से भी जुड़ा हुआ है। इन खतरनाक समयों में यह नए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह है, और मैं अकेला नहीं हूं जिसने सोचा कि मैंने कई टीमों को सार्डिन हिल की दिशा में भागते देखा है। जल्द ही हम बंजर भूमि को पार कर जंगल में पहुंच गए, जहां से हमने जमीन पर चलना शुरू किया। मेरे लिए चौकी के किसी भी क्षेत्र में ज्यादा खतरा नहीं है, यहां तक कि अगर 9 सितारा अभिजात वर्ग आता है, तो मुझे भागने से पहले उसके साथ कुछ चालें बदलने का विश्वास है। लेकिन मैं ये सब नौसिखियों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ। यदि वे लापरवाही से जंगल के ऊपर से उड़ गए, तो उन्हें ग्रिम राक्षसों के कटार का मांस बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं उन्हें मूल बातें सिखाऊं ताकि वे अंततः ग्रिम राक्षस के पेट में चले जाएं। हम 1.5 घंटे तक चलते रहे, तब सार्डाइन पहाड़ियों की आकृतियां दिखाई देने लगी। सुनो, तुम केवल ग्रिम राक्षसों के समूह से लड़ोगे जिसमें 5 या अधिक सदस्य हैं, और जब तुम मुश्किल समय में हो तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करो। मैं केवल तभी हस्तक्षेप करूंगा जब तुम्हारे शरीर की हर हड्डी टूट जाएगी, या तुम मौत के दरवाजे पर होगे, मैंने तथ्यात्मक लहजे में कहा। मेरे लहजे ने सब कुछ कह दिया। मैं अपने पूर्व टीम लीडरों की पद्धति का अनुसरण कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से तब का अनुभव कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ताकत को तेजी से बढ़ाने में वे कितने प्रभावी हैं। बिली ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मेरा चेहरा देखकर वह बीच में ही रुक गया और बाकी लोगों की तरह मेरे पीछे पीछे सार्डिन पहाड़ी की ओर चलने लगा। गंभीर राक्षस। हमें सार्डाइन हिल्स में प्रवेश किए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे और हमने ग्रिम राक्षसों की आकृति देखी। ये देखकर मेरे पीछे खड़े आधे नौसिखिए रुक गए और आश्चर्य से चिल्लाने लगे। यह उनके लिए ग्रिम राक्षसों को देखने का पहला अवसर रहा होगा। सभी लोग मेरी और जुड़वा बच्चों की तरह साहसी नहीं थे, जो गिल्ड में शामिल होने से पहले ही शिकार के मैदान में चले जाते थे। ग्रिम राक्षसों को देखकर मैं रुका नहीं और ऐसे चलता रहा जैसे कि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। ये ग्रिम राक्षस 1 स्टार एलीट भी नहीं थे। मेरा एक साधारण थप्पड़ उन्हें अंडरवर्ल्ड में भेज सकता था। ओह, देखो क्या मजा है, ग्रिम राक्षस ने कहा जब उन्होंने हमारी टीम को देखा। ग्रिम राक्षस की आवाज सुनकर मेरे पीछे खड़े नौसिखियों ने अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए। 2 लोगों ने तो अपने टोटेम कलाकृतियों को भी बुला लिया।
मैंने उन पर एक तिरछी नजर डाली, इससे पहले कि मेरे नाखूनों के अग्रभाग पर 3 नाखून के आकार के आग के गोले बन जाते और मेरे हाथ की हल्की सी हरकत से वे ग्रिम राक्षसों की ओर उड़ गए। ये छोटे छोटे आग के गोले धीमे लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत तेज है क्योंकि वे उनके पास तब तक पहुंच गए जब तक वे अपने हथियार निकाल नहीं पाए। धूप धूप धूप। 3 आग के गोले ने 3 ग्रिम राक्षसों को छुआ और वे स्थिर खड़े रहे, इससे पहले कि उन पर लाल रंग छा जाए। लाल रंग 1 सेकंड तक रहा, उसके बाद वह धूसर हो गया। वे भूरे रंग की राख की मूर्ति बन गए और हवा के गुजरने पर राख को उनसे उड़ते हुए देखा जा सकता था। हॉन्फ हॉन्फ। नौसिखियों के मुंह से बार बार चीख निकल रही थी, क्योंकि उन्होंने 3 ग्रिम राक्षसों को जीवित होकर राख की मूर्तियों की ओर मुड़ते देखा था। पहले फायरबॉल बनाने के लिए मैंने एशलिन के छोटे फायरबॉल से प्रेरणा ली है। उनके फायरबॉल शरीर के अंदर घुस जाएंगे और उसे अंदर से जला देंगे। मैंने जो आग इस्तेमाल की है वो केवल मेरी फायर क्षमता है। मैंने इसमें कोई रूल पावर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्रिम राक्षस इतने कमजोर थे कि मैं उन्हें मारने के लिए अपनी नियम शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। मेरी अग्नि क्षमता उनसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वे सचमुच राख में बदल गए हैं, कोमल आवाज ने कहा। इस आवाज ने सभी नौसिखियों को उनकी मूर्छा से जगा दिया, केवल ये देखने के लिए कि उनकी साथी टीम के सदस्य ग्रिम राक्षस के पास चले गए और अब वह अपनी तलवार से उन्हें छेद रही है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह शर्मीली लड़की इतनी हिम्मत करेगी। जब वे स्तब्ध थे तब वह पहले ही राक्षसों के शवों के पास पहुंच गई थी और उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया था। ये सचमुच है। अन्य लोगों ने बताया कि जब वे मूर्तियों के पास पहुंचे और अपने हथियारों और हाथों से उन पर प्रहार करना शुरू किया तो कुछ ही सेकंड में ग्रिम राक्षस के पूरे शरीर जमीन में गिर गए और राख का ढेर बन गए। चलो समय बर्बाद न करें, आप सभी को अभी भी राक्षसों से लड़ना है, मैंने कहा और आगे चलना शुरू कर दिया और वे जल्दी से मेरे पीछे आ गए। हमने चलना शुरू किया और कुछ ही समय में हम एक अकेले ग्रिम राक्षस के पास पहुंच गए जो अपने रिश्तेदारों की तरह ही मूर्ति की राख में बदल गया था। हम आगे बढ़े और हमें और भी ग्रिम राक्षस मिले, जिनमें से कई को मैंने मार डाला। आधे घंटे बाद सार्डाइन पहाड़ियों में प्रवेश करने के बाद मैंने देखा कि वहां सामान्य से बहुत अधिक ग्रिम राक्षस थे। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि सामान्य से 3 गुना अधिक ग्रिम राक्षस थे। मैंने सोचा, जैसा कि उसने कहा था, ग्रिम राक्षसों के साथ कुछ वाकई गड़बड़ हो सकती है। यह अच्छी बात है कि मैंने अपने दोस्तों, खासकर सोफिया को चेतावनी दे दी थी, जो अपने आरोपियों को शिकार के मैदान में ले जाने वाले थे, जो थोड़ा गहरा है। अंत में मैंने मन ही मन कहा कि जैसे मुझे ग्रिम राक्षसों की एक टीम का आभास हुआ, उस टीम में 5 ग्रिम राक्षस हैं और वे सभी कप्तान स्तर पर हैं। वे इन 5 के लिए लड़ने के लिए एकदम सही हैं। ठीक सामने 5 ग्रिम राक्षसों की एक टीम है, उनसे लड़ने में अपना सब कुछ झोंक दो, मैंने कहा, और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, मैं उनकी नजरों से ऐसे गायब हो गया जैसे कि मैं टेलीपोर्ट हो गया हूं। मैंने ये ट्रिक अपने पूर्व टीम लीडर की तुलना में बहुत आसानी से की है। जब मेरे पूर्व टीम लीडर ने हमें प्रशिक्षण दिया था, वह 3 स्टार एलीट था। इसके विपरीत मेरे पास 8 स्टार एलीट की शक्ति है, इसलिए मुझे उन नौसिखियों के सामने ब्लिंक तकनीक को अंजाम देने में बहुत कम प्रयास करना पड़ा, जो 1 स्टार एलीट भी नहीं है। एशलिन, किसी भी ग्रिम राक्षस को मार डालो जो ध्वनि से आकर्षित हो, मैंने एशलिन से पूछा, जो मेरे कंधे पर बैठी थी। चबाओ चबाओ। एशलिन 2 बार चहकी और मेरे कंधे से उड़कर आकाश में चली गई। एशलिन के हस्तक्षेप से ये 5 अन्य ग्रिम राक्षसों से किसी भी व्यवधान के बिना लड़ने में सक्षम होंगे। पेड़ पर छुपकर मैंने देखा कि 5 सांप आदमी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। सांप आदमियों ने कुछ कहा और कुछ ही देर में दोनों समूहों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पहली भिड़ंत के रूप में ये बहुत स्पष्ट था कि नए खिलाड़ी बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में हैं। यह उनका ग्रिम राक्षसों से लड़ने का पहला अवसर था और वे इससे पूरी तरह से अपरिचित थे, इसलिए उनके लिए प्रतिकूल स्थिति में होना सामान्य बात थी। जैसे ही वे ग्रिम राक्षस की लड़ाई शैली से परिचित हो जाएंगे, वे अपना लाभ वापस पा लेंगे और उन ग्रिम राक्षसों को हरा सकेंगे जिनसे वे लड़ रहे हैं। समय बीतता गया और नए खिलाड़ियों ने अपनी बढ़त वापस हासिल करना शुरू कर दिया, लेकिन वे लड़ाई जीतने के करीब नहीं थे। दोनों टीमों की युद्ध शक्ति समान थी, इसलिए मैं भी नहीं बता सकता था कि लड़ाई कौन जीतेगा। लड़ाई लंबी चली और नए खिलाड़ियों ने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया और स्नेकमैन पर चोट कम करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि स्नेकमैन ने अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू कर दिया है, उन्होंने जहर के हमले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और नेता के पास ऑकल्ट विधि भी थी, जिसे उसने सक्रिय कर दिया।
एक बार फिर लड़ाई ग्रिम राक्षसों के पक्ष में झुक गई और उन्होंने रूकीज को खूनी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रूकीज बिना पीछे हटे लड़ते रहे। दिलचस्प बात है, उस छोटे पैकेट में काफी इच्छाशक्ति है, मैंने कहा, क्योंकि मैंने लड़ाई में कुछ दिलचस्प देखा था। कुछ और समय बीता और लड़ाई फिर से मनुष्यों के पक्ष में झुक गई और उसके कुछ मिनट बाद पहले सांप मानव ने हत्या कर दी और उसके तुरंत बाद दूसरे, तीसरे और चौथे ने भी उत्तराधिकार में हत्या कर दी। केवल ग्रिम राक्षसों का नेता ही बचा है, जो जेन के खिलाफ लड़ते हुए और भी बदतर स्थिति में दिख रहा है। कुछ समय बाद अपने सभी साथियों को मरते हुए तथा अपनी हालत भी खराब होते देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जेन की शक्ति चाल से वह मारा गया। बहुत बढ़िया, मैंने कहा, और अचानक उनके सामने आ गया। उन पांचों में से 3 ठीक लग रहे थे, उन्हें हल्की गंभीर चोटें आई थीं, जिन्हें औषधियों से ठीक किया जा सकता है, जबकि 2 की हालत काफी खराब थी। एक को सर्प पुरुषों के विष ने प्रभावित किया है, जबकि अन्य के शरीर में गुप्त ऊर्जा ने तबाही मचा दी है। मैं जेन के पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि रहस्यमय ऊर्जा उसके शरीर के हर हिस्से को तबाह कर रही थी। जब भी आप ग्रिम राक्षस से लड़ते हैं जिसके पास एक गुप्त विधि है, तो अपने अंदर शासन शक्ति का एक अवरोध बनाएं ताकि आप गुप्त ऊर्जा को दूर रख सके, मैंने जेन से कहा और उसके कंधे पर हाथ रखा। जेन के कंधे से हाथ हटाने के 1 सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली, जो पूरी तरह से अविश्वास से भरी हुई थीं। जेन को तबाह करने वाली रहस्यमय ऊर्जा को हटाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेरे मौजूदा नियंत्रण के साथ मुझे बस उसके अंदर थोड़ी सी सिनफायर फैलानी थी और 1 सेकंड के भीतर ही वह सारी रहस्यमय ऊर्जा जो तबाह कर रही थी, वाष्पीकृत हो गई थी। धन्यवाद प्रशिक्षक, जेन ने कहा। इस पर मैं बस मुस्कुराया और टीना की ओर चला गया, जो स्नेकमैन के कोर जहर से सीधे हमला होने के कारण अपने भारी दर्द को सहन कर रही थी। समूह में मैं जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभावित हूं वह है टीना। उसकी इच्छा शक्ति अद्भुत है। स्नेकमैन के कोर जहर को सीधे लेने के बावजूद उसने लड़ाई जारी रखी और ग्रिम राक्षस को मारने में सबसे पहले कामयाब रही। अब भी अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद वह केवल कराह रही है, किसी अन्य औसत व्यक्ति की तरह दर्द से चीख नहीं रही है। उसे देखकर मैं उस समय को याद किए बिना नहीं रह सका जब मुझे कोर जहर ने जकड़ लिया था और मुझे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस दर्द को सहना पड़ा था। कुछ मजबूत विषरोधी खरीदें, सामान्य विषरोधी ग्रिम राक्षसों के मुख्य विषों पर काम नहीं करते, मैंने कहा और टीना के विष को वाष्पीकृत कर दिया। इसके बाद मैंने उन्हें ग्रिम राक्षसों से मैना क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उनकी उच्च श्रेणी की रूनिक डिस्क दी। 1 घंटे आराम करने के बाद शिकार फिर से शुरू हुआ और ये देर दोपहर तक जारी रहा, जब तक कि हम चौकी पर वापस नहीं आ गए। इस प्रकार नौसिखियों को प्रशिक्षित करने का मेरा पहला दिन बिना किसी समस्या के बीत गया। जैसे जैसे मैं नौसिखियों को प्रशिक्षित करता गया, दिन बीतते गए और 12 दिन बीत गए। ये 12 दिन न केवल नौसिखियों के लिए बल्कि मेरे लिए भी काफी घटनापूर्ण थे, क्योंकि मैंने देखा कि राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले सप्ताह से हमें सार्दीन पहाड़ी में प्रवेश नहीं करना पड़ा। जंगल के रास्ते में हमें पर्याप्त ग्रिम राक्षस मिले जो हमें दिन भर व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त थे। जंगल पहले चौकी क्षेत्र और शिकार के मैदानों के बीच बफर के रूप में कार्य करता था, और अब शिकार के मैदानों की सीमा तेजी से बढ़ रही है और अब दोनों के बीच एकमात्र बंजर भूमि रह गई है। यह अच्छी बात थी कि एडवेंचर्स पैराडाइज ने तीसरे दिन ही नए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू होने पर गहरी जगह पर न जाने की सलाह जारी कर दी थी, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते थे। आउटपोस्ट में हर कोई एज पर है और मैंने सुना है कि अन्य स्थानों से भी कई लोग आए हैं। अगर मैं गलत हूं तो उन्होंने ग्रिम राक्षस के माध्यम से सुदृढ़ीकरण को बुलाया है, जो मनुष्यों की नसों को कसने के लिए हर कुछ वर्षों में इस तरह की चीज करता था और हमला नहीं करता था। इसके बावजूद भी मनुष्य ऐसा करते हैं, क्योंकि यदि ग्रिम राक्षस हमला करते हैं तो वे इतनी संख्या में हमला करते हैं कि वे चौकी को नष्ट कर देते हैं तथा बहुत से मनुष्यों को पकड़कर अपने पास पशुधन के रूप में रख लेते हैं। मैं कुछ घंटे पहले ही प्रशिक्षण से लौटा हूं। मैंने सोफिया और रैना को 3 घंटे पहले ही प्रशिक्षण देना समाप्त किया था। मैंने अभी आधे घंटे पहले ही बॉडी क्लींजिंग तकनीक का अभ्यास पूरा किया है। वर्तमान में मैं अपनी तलवार के साथ धीमी गति से अभ्यास कर रहा हूं। पिछले 12 दिनों में नौसिखियों, जुड़वा बच्चों को प्रशिक्षित करने और अभ्यास करने के अलावा मैं एक और काम भी कर रहा हूं, और वह है अपनी तलवार चालों को सरल बनाना। जब से मैंने पोषण कण से वह स्मृति देखी है, तब से मेरे मन में यह बात है और मैं पिछले 12 दिनों से नियमित रूप से ऐसा कर रहा हूं। मैं कुछ चालों को सरल बनाने में कुछ हद तक सफल रहा हूं।
प्रगति छोटी है, लेकिन जब तक मैं ऐसा करता रहूंगा, मैं अपनी सभी चालों को सरल बना सकूंगा और मेरी शक्ति बढ़ेगी। मैं अभी भी अपनी ताकत में इन सरल चालों के कारण होने वाले छोटे बदलाव को महसूस कर सकता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे उस महान लड़ाई को फिर से देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत से सीक्रेट विधि का अभ्यास कर रहा हूं। जब तक मैं दूसरी उपलब्धि तक पहुंचता हूं, मुझे फिर से अपने माइंड पैलेस के अंदर जाने का मौका मिलेगा और वहां मैं पहले की तुलना में ज्यादा ध्यान से लड़ाई को फिर से देख सकता हूं। मैं श्राव विधि पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं क्योंकि मैं उन पोषण कणों को फिर से खोजने में सक्षम नहीं हो सका। या तो वे स्थिति कण गायब हो गए हैं, या वे केवल तब दिखाई देंगे जब मैं तीसरे प्रमुख सफाई तक पहुंचूंगा, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि तीसरे प्रमुख सफाई तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। मैंने 11 बजे तक अभ्यास किया, फिर स्नान किया और बहुत थककर बिस्तर पर लेट गया, जिससे कुछ ही सेकंड में मुझे नींद आ गई। अगला दिन हमेशा की तरह शुरू हुआ। तरोताजा होने के बाद मैंने खाना खाया और अभ्यास किया, फिर नहाया और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। मैं गेट के पास हमारे सामान्य स्थान पर नौसिखियों से मिला। जब वे सभी आ गए तो हम शिकार के मैदान की ओर चले गए, या मैं कह सकता हूं कि नया शिकार का मैदान, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद बंजर भूमि शिकार का मैदान बन गई है। मैं नौसिखियों के साथ असाधारण रूप से सख्त रहा हूं। मैंने उन्हें ग्रिम राक्षस के साथ तब तक लड़ने दिया जब तक वे पूरी तरह थक नहीं गए और उनके शरीर की हर हड्डी टूट नहीं गई, और यही कारण है कि उनकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। हालांकि यह उस प्रगति के सामने थोड़ा फीका है जो मैंने तब की थी जब मैं एक नौसिखिया था। वे अभी भी असाधारण गति से प्रगति कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रशिक्षण समाप्त होने तक उनमें से सभी के पास 1 स्टार एलीट की ताकत होगी। फिलहाल 2 लोग 1 स्टार एलीट की शक्ति पाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक जेन जो टीम में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, और दूसरी टीना। इस छोटी सी लड़की में भले ही ज्यादा टैलेंट ना हो, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति है। अब तक जो भी राक्षस उसके सामने आया उसने उसे मार गिराया। कई बार उसे जहर से पीड़ित होना पड़ा या उसके शरीर के आधे हिस्से टूट गए। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद उसने खुद ही संघर्ष किया और तब तक हार नहीं मानी जब तक कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं दिया। आज हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं, मैंने कहा जब हम बंजर भूमि से जंगल में प्रवेश कर रहे थे। मेरी बात पर किसी ने आपत्ति नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने आपत्ति की तो मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा, इसलिए मेरे ऐसा कहने के बाद सभी ने सिर हिलाया। हालांकि राक्षसों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन वे सभी बहुत कमजोर थे। वे सभी एक सितारा अभिजात वर्ग की तुलना में अधिक कमजोर थे। मैं चाहता हूं कि वे एक सितारा अभिजात वर्ग से लड़ें। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा और वे उतने ही ऊंचे उठेंगे। और गहराई में जाने से मेरा मतलब है कि हम जंगल में बहुत अंदर जा रहे हैं, और अगर हमें जंगल में एक सितारा अभिजात वर्ग नहीं मिला तो वे सार्दीन हिल्स में प्रवेश करेंगे। हमें सार्दीन पहाड़ी में प्रवेश करना था। जंगल में 1 स्टार एलिट्स हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं जितनी मैं चाहता था, इसलिए मुझे सार्दीन पहाड़ियों पर आना पड़ा और ग्रिम राक्षसों की सटीक संख्या मिली जिसकी मुझे तलाश थी। वर्तमान में उनमें से 5-4 1 स्टार अभिजात वर्ग से लड़ रहे हैं। 3 पुरुष 2 1 स्टार अभिजात वर्ग ग्रिम राक्षसों से लड़ रहे हैं, जबकि 2 लड़कियां क्रमशः प्रत्येक 1 स्टार अभिजात वर्ग से लड़ रही हैं। वे काफी अच्छा कर रही हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। वे धीरे धीरे सुधार कर रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। अगर वे इन ग्रिम रेस मॉन्स्टर को हरा सकती हैं तो दोनों लड़कियां 1 स्टार एलीट के स्तर तक पहुंच जाएंगी। इसी समय अन्य 3 भी 1 स्टार एलीट बनने के काफी करीब पहुंच जाएंगे और प्रशिक्षण समाप्त होने तक 1 स्टार एलीट बनने में सक्षम हो जाएंगे। वे लड़ते रहे, अपनी पूरी ताकत लगा दी, धीरे धीरे राक्षस से बराबरी करने लगे, फिर लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल करने लगे। मैं उन्हें पेड़ पर बैठे हुए देख रहा था तथा किसी भी प्राणघातक खतरे की स्थिति में उनकी मदद के लिए तैयार था, जबकि एश्लिन ऊपर उड़ रही थी तथा लड़ाई की आवाज से आकर्षित होने वाले किसी भी ग्रिम राक्षस को मार रही थी। लड़ाई 3 घंटे तक चली, लेकिन अंततः वे ग्रिम राक्षसों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मैंने उनके सामने आते हुए कहा। जल्दी से औषधि पी लो और इन राक्षसों को मार डालो। 3 सितारों की शक्ति प्राप्त करने से पहले आपको अभी कुछ और राक्षसों को मारना है। मैंने सभी के कंधों को थपथपाते हुए उनके शरीर से गुप्त ऊर्जा को निकालने के लिए कहा। मेरी सहायता के बिना वे अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को साफ करने में सक्षम तो हो सकते थे, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। फूंक मारना। वे राक्षसों से मैना क्रिस्टल एकत्र कर रहे थे, तभी मैंने तेज हॉर्न की आवाज सुनी। हॉर्न की आवाज सुनकर मैं 1 सेकंड के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका।
जल्दी से राक्षसों की रूनिक डिस्प्ले लो, मैंने चिल्लाकर कहा। वे सभी जो स्तब्ध थे, बिना किसी आपत्ति के तुरंत वही करने लगे जो मैंने कहा था। बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, मैंने सोचा जब मैंने अजीब हॉर्न की आवाज सुनी जो लगातार बज रही थी।